Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our lesson number 8, British Policies and Administration in India after 1858. Today we will start with the economic policies. Economic policies. The economic policies was restructured by the British after 1858. 1858 के बाद में economic policies को restructure किया गया. They followed the policy of plundering and exploiting the resources of India. Basically उनकी policy थी कि Indian resources को कितना ज़्यादा लूटा जा सके और exploit किया जा सके. The British government abolished the tax on import and allowed free trade in India. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जो भी इंपोर्ट होता था उसके टैक्स को ख़त्म कर दिया गया और इंडिया में फ्री ट्रेड कर दिया, मतलब कि कोई भी कंट्री आके फ्री में बिजनेस कर सकती है. दैट ल्यूड लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज टू इंडिया एंड दिस हैड अ डिज़ास्टर्स इफेक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री. और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करने लगी, उनको काफ़ी लालच होने लगा और इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. द इंडियन इंडस्ट्रीज़ वर द विक्टिम्स ऑफ दिस पॉलिसी. और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान थी इंडियन कंपनीज. The financial policy of British government was to protect and fulfill the interest of the England. Basically इनकी जो भी financial Britishers की financial policy थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही थी और उन्हीं इंग्लैंड के फ़ायदे के लिए थी. इंडियंस को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं था, उल्टा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था. The prominent industry that suffered due to the British financial policy. अब कुछ इंडस्ट्री हैं जो ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, जैसे जूट, इंडिगो, टेक्सटाइल, वुडन, टी, रबर, कॉफ़ी, कोल, आयरन, स्टीमशिप एट्सेट्रा. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकम जो थी उसको सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया था एंड इंडियन फार्मर्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था. एक थे लैंड रिवेन्यू पेयर्स और दूसरे थे टीनेंट्स. अब ये जो पॉलिसी थी ये मनी लेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा बून कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी और वो लोग विलेजर्स और लेबर्स की जो पिटीफुल कंडीशन थी या जो दुखद कंडीशन थी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे. और जो लेबर्स थे उनको बहुत कई घंटों तक काम करना पड़ता था थोड़े से पैसे कमाने के लिए. इसके साथ साथ में चाइल्ड लेबर भी इंडिया में स्टार्ट हो गया था. और ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसने इंडिया की जो प्रोग्रेस थी उसको बहुत हद तक हॉल्ट कर दिया था, मतलब कि रोक दिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विस हैड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो सिविल सर्विसेज है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही शुरू हो गया था इंडिया में. द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थ्रू सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट. और जो भी सिविल सर्विसेज के थ्रू ऑफिसर सिलेक्ट होते थे उनको गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट मिलती थी. थ्रू द इंडियंस वर अलाउड to appear in civil services exams in 1853, but they could not take the advantage of this situation because the examination was organized only in England and medium of instruction was English language. अब 1853 में इंडियंस को अलाउ तो कर दिया था कि आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो एग्ज़ाम है वो इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज होता था और जो मीडियम था एग्ज़ाम देने का वो इंग्लिश लैंग्वेज था. द एज फॉर अपीयरिंग इन दीज एग्जामिनेशन वॉज 23 ईयर्स इन 1853 और जो अपर लिमिट थी एज की वो 23 ईयर्स थी 1853 में. उसके बाद में 1860 में इस एज को कम करके 21 कर दिया गया और 1876 में इसको रिड्यूस करके 19 ईयर्स कर दिया गया. इससे क्या हो रहा था कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में अपीयर होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. सिर्फ यूरोपियंस जो थे वो लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होते थे. उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया और इंडियंस की लगातार डिमांड होती रही. इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो एज लिमिट थी इसको बढ़ा के 24 ईयर्स कर दिया 1906 में. इसके बाद में
The Indians who availed this competition were mostly from upper class और well wisher of British government. इसके बाद में फिर क्या हो रहा था, तब भी सबका फ़ायदा नहीं था. जो अपर क्लास के इंडियंस थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चहेते लोग थे, वो बच्चे ही इस एग्ज़ाम में अपीयर कर पा रहे थे. द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन. और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे थे इंडियंस के साथ में. The 1883 Ilbert Bill is an instance that ended the difference between Indians and English judges. और 1883 में इल्बर्ट बिल आया, उसने इंडियंस और इंग्लिश जजेस में जो है वो डिफरेंस यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया. विद द ऑर्डिनेंस इन फोर्स एनी इंडियन जज कुड हियर अ केस अगेंस्ट एनी यूरोपियन इन हिज ज्यूरिडिक्शन. अब इसके बाद में अब इंडियन जजेस को भी ये राइट मिल गया कि वो किसी यूरोपियन के अगेंस्ट में कोई ज्यूरिडिक्शन कर सकते हैं. ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी. इन द बिगिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू मेक द इंडियंस मेंटल स्लेव्स. शुरुआत में ब्रिटिश पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि हम इंडियंस को मेंटल स्लेव्स बनाकर रखेंगे. द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वॉज इनिशलाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी. और 18th सेंचुरी में इस पॉलिसी को इनिशलाइज कर दिया था. The missionaries arrived in India by 1820. 1820 में इंडिया में मिशनरीज आ गए थे and started imparting English education. और इंग्लिश एजुकेशन देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. They preached Christianity along with providing education to Indians. और इंडियंस को एजुकेशन देने के साथ साथ में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी प्रीच करना या उसको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. The 1854 Wood proposal had suggested to spread English education simultaneously with the education in Indian language. There was also a proposal to train teachers. Teachers को ट्रेनिंग देने का भी एक proposal बनाया गया था. For the first time on secular basis, proposal was mooted to provide financial grants and scholarship to educational institution. और first time secular basis पर मतलब कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराई गई. इन 1882 लॉर्ड रिपन कॉन्स्टिट्यूटेड हंटर कमीशन टू इम्प्लीमेंट प्रपोजल ऑफ वुड्स डिस्पैच. और 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया सो दैट वुड्स डिस्पैच का जो प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. दिस लेड एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन वर गिवन प्रायोरिटी. 1919 में एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल काउंसिल्स को दे दी गई. और 1944 में सर्जेंट प्लान आया एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी चिल्ड्रन को जिनकी एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स थी. इनिशियली ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इंडियंस के लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, लेकिन बाद में इसने इंडियंस को काफ़ी मोटिवेट किया था टूवर्ड्स द नेशनल इंटीग्रिटी. ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस. 1858 में टोटल 562 स्टेट्स थे जिन पर इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे एंड इट वाज प्रॉमिस्ड इन क्वींस प्रोक्लेमेशन दैट टू रिस्पेक्ट द राइट्स, डिग्निटी एंड ओनर ऑफ द इंडियन प्रिंसेस. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. 1874 में बड़ौदा के किंग मल्हार राव को उनकी गद्दी से हटा दिया गया और उनके ही डिसेंडेंट को बिठा दिया गया. 1876 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिल गया और अब क्वीन ही इंडिया के सारे अफेयर्स की सोल अथॉरिटी बन गई थी. इसके बाद में इंडियन प्रिंसेस का पावर और भी कम होता जा रहा था. अब इवन फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी इंडियन प्रिंसेस को गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ती थी. 1947 में माउंटबेटन प्लान आया जिसमें इंडियन प्रिंसेस को ये चॉइस दी गई कि या तो वो इंडिया में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं. बेसिकली दिस वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. इंडिया के रिसोर्सेज सब खाली हो चुके थे. अब ज़रूरत थी कि इंडिया को रीस्ट्रक्चर किया जाए और ये प्रोसेस 15 अगस्त 1947 को स्टार्ट हो गई जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी. आई नो दिस लेसन वॉज लिटिल लेंदी बट वी हैव टू स्टडी इट. ओके, आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.